स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूं कि पीवाईक्यू सामाजिक विज्ञान अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन जो सीटें जुलाई 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। बताइए। लिखा है कि एजर्सन क्या लिखा है कि अब कितना कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। वहीं कारण कहता है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो बात अगर कहा जाए तो बात दोनों सही है और उसको दोनों सही व्याख्या कर रहा था। एकदम सही व्याख्या हो, क्योंकि देखिए उस समय शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे। बिल्कुल सही बात है। वहीं पर देखेंगे अगर हम उनके शासनकाल में ना अनवरत निर्माण कार्य जो थे वो विशेष रूप से दिल्ली और आगरा में चल रहे थे। बिल्कुल बात सही, इसलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा, जो दोनों सही है और दोनों सही इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, शाहजहाँ की बात करेंगे ना, ये जो शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ की बात करेंगे तो शाहजहाँ का पूरा नाम अगर हम बताएंगे आप सभी लोगों को, तो पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनका नाम था खुर्रम, क्या नाम था? खुर्रम शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहाँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उनका नाम था खुर्रम शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए और बात करें इनके साथ ही साथ इस क्वेश्चन पे एनालिसिस अगर हम करेंगे तो देखिए मुगल बादशाह शाहजहाँ ने कई इमारतें बनवाई थी, ठीक ना। जैसे ताजमहल हो गया आपका आगरा में, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, शालीमार गार्डन ना, जहांगीर का मकबरा, ये सब जो है शाहजहाँ ने कई इमारतें जो थी बनवाई थी, ठीक ना। नो थोड़ा आप कीजिएगा इस चीज़ों को। जैसे आगरा के वास्तुकार, अच्छा बताइए आगरा के वास्तुकार का नाम क्या था? तो आगरा के वास्तुकार कर सकते हैं, शिल्पकार भी हम कह सकते हैं ना। उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। मुख्य रूप से वही थे जो उस्ताद ठीक ना, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक ना, अहमद लाहौरी थे, ठीक ना, नोट करना, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक ना, याद रखना। चलिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है क्या, एनालिसिस बढ़िया कर देंगे ना तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम जो है ना इसको सही करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है कि राज्य वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की जो ना शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। अच्छा ठीक है, वही कारण की बात किया जा रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी जो ना पहुंचाने की जिम्मेदारी जो थी, जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। बताइए अगर ये बात किया जाए कि राज्य वसूली व्यवस्था जो था ना अच्छा बताइए महालवाड़ी व्यवस्था क्या था? यह था जो है यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की एक जो ना भू राजस्व प्रणाली थी, याद रखना। यह व्यवस्था जो थी ब्रिटिश सरकार की एक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक ना, ये भी बात याद रखना। अच्छा महाल का मतलब क्या होता है? जो ये महाल है, ठीक है ना, महाल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है गांव। क्या होता है? इसका मतलब फ्रेंड्स होता है गांव, याद रखना। महाल का मतलब होता है गांव। तो अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इस व्यवस्था में हम बात करें तो गांव के प्रमुख किसानों को जमीन से जो ना बेदखल करने का अधिकार था, याद रखना। इस व्यवस्था में मतलब महाल वाली व्यवस्था की बात हो रही है, तो प्रमुख रूप से जो किसानों को जमीन से ना बेदखल करने का अधिकार था, याद रखना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना बात की जो है गांव के मुखिया को ना क्या कहा जाता था, याद रखना, लंबदरदार बोलते ना, शायद इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता? लंब बोलते ना, लंब कैसे लिखा? लंबदर, ठीक ना, लंबदर कहा जाता था, ठीक ना फ्रेंड्स। तो उनको लंबदरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद आ गया, लंब ठीक है ना, लंबरदार कहा जाता था, ठीक है ना, याद रखना। और इसके साथ का इस लंबदर मतलब यही होता है कि गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था। ये जो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? लंबदरदार। और साथ ही साथ याद रखना लंबदर का मतलब यही था कि गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था, याद, ठीक ना। देखिए शुरुआत में अगर इसे देखें तो हार्ट मैकेंजी जो थे ना, ये हार्ट मैकेंजी की बात हम करेंगे। शुरुआत में जो हार्ट मैकेंजी थे ना, इसको याद रखना, इन्होंने शुरुआत जो हार्ट मैकेंजी ने ही की थी। और इस व्यवस्था को लागू अगर किसने किया था तो लॉर्ड विलियम
बैंटिंग ने किया था, ठीक ना। इस व्यवस्था की शुरुआत जो है याद रखना लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने किया था। और लागू किसने किया था? तो शुरुआत जो किया था हार्ट मैकेंजी ने किया था, और व्यवस्था लागू किसने किया था? याद रखना लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने इसे लागू किया था। और बात करें ना फ्रेंड्स, अगर अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, बेंटिंग साहब जो थे ना लॉर्ड, ये जो थे ना, ये कौन थे जानते हैं? ये भारत के गवर्नर जनरल भी थे, याद रखना भारत के गवर्नर जनरल भी थे। तो बात रही क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 नंबर, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। दोनों मतलब ए ओम आर सही है तथा आर एस की व्याख्या करता है, ठीक है ना, दोनों सही हो जाएगा। प्रधान को दी जाती थी ना कि जमींदार को, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि डॉट डॉट के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात उसमें और छूट गया था। अच्छा जब विलियम बेंटिंग के यहाँ देखिए इसमें जो था ना, हम हार्ट मैकेंजी के माध्यम से हम लोग विलियम बेंटिंग के पास चले गए, उनकी वही देख लें भारत के गवर्नर जनरल थे। वहीं पे अगर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो क्या रहेंगे? सी राजगोपालाचारी, याद रखना। 2-3 बातें और याद आ गई तो उसको भी नोट करना। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे जो थे सी राजगोपालाचारी। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना, याद रखना ये बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भौगोलिक समीप्य, बी है धार्मिक समानता, सी है समान भोजन और डी है भाषाई समानता। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर फिर इसका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका भौगोलिक तो समीप नहीं होगा, यानी कि 3 ऑप्शन है धार्मिक, समान भोजन और भाषाई समानता। ये राइट आंसर है, बी सी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना बी सी डी। अच्छा बताइए लद्दाख की बात हम करेंगे फ्रेंड। लद्दाख ये जो है ना लद्दाख, याद करना नोट करना। लद्दाख की बात करेंगे तो फ्रेंड इसकी राजधानी क्या है? लेह, याद रखना इसकी राजधानी कहाँ है? लेह। देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखना। पहली बात तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह है। और ये जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में ना हिमालय पर्वत के बीच में स्थित, याद रखना। उत्तर में आपकी जो है नॉर्थ में आप देखेंगे, उत्तर में आप जो है काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में ये लद्दाख आपका स्थित है, याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि लद्दाख में प्रमुख धर्म, अच्छा बताइए लद्दाख में ना प्रमुख धर्म जो है ना बौद्ध धर्म का तिब्बती रूप है, याद रखना जरूर, ठीक है ना। वहीं बात अगर हम भाषा की बात करें ना, ये धर्म वाला हो गया आपका। वहीं भाषा की अगर बात हम करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे हिंदी अंग्रेजी और इससे जैसे हिंदी अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे, भोटी या बोधी कहा जाता है इन्हीं भाषाओं को वहाँ पे, ठीक ना। जानवर की बात करेंगे तो वहाँ पे हिम तेंदुआ भी वहाँ पे होता है, यानी कि लद्दाख की बात कर रहे हैं। चलिए समान भोजन की बात करेंगे ना फ्रेंड्स। समान भोजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन यही है कि स्क्रू बोलते हैं ना, याद रखना स्क्रू नोट करना। स्क्रू और थुकप्पा बोलते हैं, थुकपा बोलते हैं, थुकपा, याद रखना स्क्रू और थुकपा। मतलब बात करें स्क्रू और थुकपा की तो गेहूं के आटे से बना होता है ये, ठीक है ना। ये समान भोजन है। पावा एक होता है जो सत्तू से बना होता है, और खमीर होता है, खमीर जो स्थानीय रोटी होता है, उसका नाम खमीर मतलब स्थानीय रोटी, तो याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा बी सी डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि, बताइए। ऑप्शन है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। अच्छा ठीक है। अगला क्या कहता है ऑप्शन कि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। अच्छा ठीक है। तीसरा नंबर कहता है यह अस्तरुद्ध है, और चौथा कहता है यह महासागरों से घिरी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, देखिए पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये तो बात सही है। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोपहर का जो सूर्य होता है ठीक सिर के आपके ऊपर होगा, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा पड़ती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी बात करें जैसे, अच्छा यहाँ पे जो है आपका जो सिर के ऊपर डायरेक्ट जो पड़ता है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो होता है ना सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के, कहने का मतलब यही कहा जा रहा है कि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे क्यों होता है
तो अगर आप देखेंगे ना, ये विषुवत रेखा है आपका, ठीक है ना, नीचे एक मकर है, ऊपर कर्क रेखा, ठीक है। तो अगर विषुवत रेखा, यही बात हो रहा है कि कर्क और नीचे विषुवत, ये ऊपर कर्क, ठीक है ना, और इधर मकर, इधर विषुवत, याद रखना, ठीक है ना। फिर तो बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी जो अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में आप देखेंगे सिर के ठीक ऊपर होता है, ये तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा की बात अगर हम करेंगे, कर्क रेखा जो होता है ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो ना भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है, ठीक है ना, जो 23.5 अंश, याद रखना 23.5 अंश उत्तर में स्थित रहता है। वहीं मकर रेखा की बात करेंगे तो जो है ना, वो आपके दक्षिण में 23.5 अंश रहता है ना। तो याद रखना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ फ्रेंड, ये चीज़ों को याद रखना। अच्छा बताइए, सबसे बड़ा दिन जो कर्क रेखा में होता है वो कब होता है, बताइए। सबसे बड़ा दिन जो कर्क रेखा में होता है वो 21 जून को होता है, जो ना, जो सूर्य आपके ठीक ऊपर रहता है, चमकता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, याद रखना, 21 जून को, ठीक है ना, इसको याद रखना। अच्छा, मकर रेखा की बात कर लें हम फ्रेंड, मकर रेखा की बात अगर हम कर लें, मकर रेखा जो हो गया आपका ना, जो मकर रेखा है, देखिए एनालिसिस पेपर का कर रहे हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। फिर मकर रेखा की बात करेंगे ना, दक्षिण में स्थित एक काल्पनिक रेखा भी है, मतलब कुल मिलाकर सब काल्पनिक रेखा मापा गया है, ये दक्षिण में स्थित काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये भी 23.5 अंश है, इसको मापा गया है। तो चलिए, अच्छा ये बताइए कहाँ कहाँ ये गुजरती है, पहला नंबर कहाँ कहाँ गुजरती है, ये भी बात रखना, मकर रेखा। और अच्छा, कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, याद रखना फ्रेंड, कर्क रेखा जो आपके 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है, याद रखना वो चीज़ें, ठीक है ना। और मकर रेखा की बात करेंगे तो आपका जो मकर रेखा ना, वो कई कंट्री जाते हैं, जैसे कह सकते हैं आप अफ्रीका हो गया आपका, नमीबिया हो गया, और एक दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया आपका, बोत्सवाना, और शायद मेडागास्कर, ये सब जो चीज़ें हैं आपके फ्रेंड्स, सही बता रहे हैं, कंफर्म हो गया। तो ये सब जो है ना, ये आपके जो है मकर रेखा में आएंगे कंट्रीज, ठीक है। चलिए, मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो 21 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता था। 22 दिसंबर को आपका जो होता है ना फ्रेंड, 22 दिसंबर को मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना, 22 दिसंबर को, याद रखना। चलिए, विंटर, अच्छा, जो सबसे बड़ा दिन होता है मकर रेखा में 22 दिसंबर को, तो याद रखना फ्रेंड, वो जो होता है आपका विंटर सोशलिस्ट या शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है, याद रखना, उसे विंटर सोशलिस्ट या शीतकालीन संक्रांति भी उसे कहा जाता है मकर रेखा में, ठीक है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को। और देखिए, अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा, उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है मैंने बता रहा कि ये जो उष्णकटिबंध ना, ये जो उष्णकटिबंध है ना, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, उष्णकटिबंध का मतलब होता है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र होता है, उसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, याद रखना फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर से होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा, दादा भाई नौरोजी ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, ये तो गलत बता, वो तो मतलब थे ही ना, निरंतर थे वो हमेशा। और वह व्यवसायी, और कारण क्या था, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अच्छा, ठीक है, ये भी बात सही है, तो बात सही है। तो इसका राइट अगर हम देखेंगे आंसर, तो फ्रेंड 2 हो जाएगा, 2 नंबर, मतलब राइट आंसर 2 नंबर बताइए। देखिए, ये तो गलत है, क्योंकि देखिए दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई, ठीक ना। तो बात करेंगे ए गलत होगा और आर सही हो जाएगा। बात करेंगे फिर दादा भाई नौरोजी की, थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में। देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे, हम ना, ये दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना, वह एक महान राजनीतिज्ञ थे, याद रखना, वो महान राजनीतिज्ञ थे, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सहयोगियों में से एक थे, ये भी बात याद रखना, ठीक ना। नारा, अच्छा, इन्होंने नारा कोई दिया था, याद रखना, नारा इन्होंने दिया था फ्रेंड्स। नारा क्या दिया था उन्हें, स्वराज्य, उसका नाम नारा क्या नाम था, स्वराज्य, ठीक है ना। उस नारा का नाम था स्वराज्य, नारा था स्वराज्य, ठीक है ना। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक ना, इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक ना। अच्छा, इनको अपना राजनीतिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, इनका जो ना राजनीतिक गुरु कौन थे, तो अगर मैं कह सकता हूँ कि बाल गंगाधर जो तिलक थे, इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बस याद रखना कि राजनीतिक गुरु जो थे बाल गंगाधर तिलक, इनको अपना मानते थे राजनीतिक गुरु, मतलब बाल गंगाधर। तो इनको जो ना बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बस याद रखना। अच्छा, ये बताओ आप जो है
इनका दूसरा नाम क्या था, इनका दूसरा नाम भी याद रखना। उनका दूसरा नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते थे इनको, ठीक है ना। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते थे, याद रखना। और पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो बुक उन्होंने लिखा था, ठीक है ना, इन्होंने बुक लिखा था, उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखना। और दो पुस्तक और इन्होंने लिखा था, पहले देखिए पुस्तक वो था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और दूसरा जो दो पुस्तक और दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, दूसरा पुस्तक था जो है कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। अच्छा, आप सभी लोग बताइए, स्वागत है आप सभी लोगों का समावेशी पाठशाला एसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ कि PYQ सामाजिक विज्ञान अध्ययन, जो सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन जो सीट जुलाई 2025 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका, शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। बताइए, लिखा है कि एजरसन क्या लिखा है कि अब कथन कहता है कि शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। वहीं कारण कहता है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो बात अगर कहा जाए तो बात दोनों सही है, और उसको दोनों सही व्याख्या कर रहा था, एकदम सही व्याख्या हो। क्योंकि देखिए, उस समय शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए थे, बिल्कुल सही बात है। वहीं पर देखेंगे, अगर हम उनके शासनकाल में ना अनवरत निर्माण कार्य जो थे वो विशेष रूप से दिल्ली और आगरा में चल रहे थे, बिल्कुल बात सही। इसलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा, जो दोनों सही है और दोनों सही इसका व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है, RA की व्याख्या कर रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे फिर शाहजहाँ की बात करेंगे ना, ये जो शाहजहाँ है ना, शाहजहाँ की बात करेंगे तो शाहजहाँ का पूरा नाम अगर हम बताएंगे आप सभी लोगों को, तो पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। उनका नाम था खुर्रम, क्या नाम था, खुर्रम शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहाँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उनका नाम था खुर्रम शिहाब उद दीन मोहम्मद शाहजहाँ था। पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए और बात करें इनके साथ ही साथ इस क्वेश्चन पे एनालिसिस अगर हम करेंगे तो देखिए, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने कई इमारतें बनवाई थी, ठीक है, जैसे ताजमहल हो गया आपका आगरा में, लाल किला दिल्ली में, मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, शालीमार गार्डन ना, जहांगीर का मकबरा, ये सब जो है शाहजहाँ ने कई इमारतें जो थी बनवाई थी, ठीक ना। नो थोड़ा आप कीजिएगा इस चीज़ों को। जैसे आगरा के वास्तुकार, अच्छा बताइए आगरा के वास्तुकार का नाम क्या था। तो आगरा के वास्तुकार कर सकते हैं, शिल्पकार भी हम कह सकते हैं ना, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। मुख्य रूप से वही थे जो उस्ताद ठीक है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है ना, अहमद लाहौरी थे, ठीक है ना, नोट करना, उस्ताद अहमद लाहौरी थे, ठीक है ना, याद रखना। चलिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है क्या, एनालिसिस बढ़िया कर देंगे ना तो ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम जो है ना इसको सही करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है कि राज्य वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की जो ना शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी। अच्छा ठीक है, वही कारण की बात किया जा रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी जो ना पहुंचाने की जिम्मेदारी जो थी, जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। बताइए कि अगर ये बात किया जाए कि राज्य वसूली व्यवस्था जो था ना अच्छा बताइए महालवाड़ी व्यवस्था क्या था। यह था जो है, यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की एक जो ना भू राजस्व प्रणाली थी, याद रखना। यह व्यवस्था जो थी ब्रिटिश सरकार की एक भू राजस्व प्रणाली थी, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना। अच्छा महाल का मतलब क्या होता है, जो ये महाल है, ठीक है ना, महाल का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है गांव। क्या होता है, इसका मतलब फ्रेंड्स होता है गांव, याद रखना, महाल का मतलब होता है गांव। तो अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इस व्यवस्था में हम बात करें तो गांव के प्रमुख किसानों को जमीन से जो ना बेदखल करने का अधिकार था, याद रखना। इस व्यवस्था में मतलब महाल वाली व्यवस्था की बात हो रही है, तो प्रमुख रूप से जो किसानों को जमीन से ना बेदखल करने का अधिकार था, याद रखना। और साथ ही साथ ये भी याद रखना बात की जो है गांव के मुखिया को ना क्या कहा जाता था, याद रखना, लंबदरदार बोलते ना, शायद इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता, लंब बोलते ना, लंब कैसे लिखा, लंबदर, ठीक है ना, लंबदर कहा जाता था, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो उनको लंबदरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, याद आ गया, लंब, ठीक है ना, लंबरदार कहा जाता था, ठीक है ना, याद रखना। और इसके साथ का इस लंबदर मतलब यही होता है कि गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था। ये जो गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, लंबदरदार। और साथ ही साथ याद रखना, लंबदर का मतलब यही था कि गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देता था, याद, ठीक ना। देखिए शुरुआत में अगर इसे देखें तो हार्ट मैकेंजी जो थे ना, ये हार्ट मैकेंजी की बात हम करेंगे। शुरुआत में जो हार्ट मैकेंजी थे ना, इसको याद रखना, इन्होंने शुरुआत जो हार्ट मैकेंजी ने ही की थी। और इस व्यवस्था को लागू अगर किसने किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है ना। इस व्यवस्था की शुरुआत जो है, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और लागू किसने किया था, तो शुरुआत जो किया था हार्ट मैकेंजी ने किया था। और व्यवस्था लागू किसने किया था, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसे लागू किया था। और बात करें ना फ्रेंड्स, अगर अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, बेंटिंक साहब जो थे ना, लॉर्ड, ये जो थे ना, ये कौन थे जानते हैं, ये भारत के गवर्नर जनरल भी थे, याद रखना, भारत के गवर्नर जनरल भी थे। तो बात रही क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 नंबर, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। दोनों मतलब ए ओम आर सही है तथा आर एस की व्याख्या करता है, ठीक है ना, दोनों सही हो जाएगा। प्रधान को दी जाती थी ना कि जमींदार को, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि डर के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात उसमें और छूट गया था। अच्छा जब विलियम बेंटिंक के यहाँ देखिए, इसमें जो था ना, हम हार्ट मैकेंजी के माध्यम से हम लोग विलियम बेंटिंक के पास चले गए, उनकी वही देख लें, भारत के गवर्नर जनरल थे। वहीं पे अगर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखना, लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं पे अगर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो क्या रहेंगे, सी राजगोपालाचारी, याद रखना। 2-3 बातें और याद आ गई तो उसको भी नोट करना। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे जो थे सी राजगोपालाचारी। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के आपके गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है ना, याद रखना ये बात, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है भौगोलिक समीप्य, बी है धार्मिक समानता, सी है समान भोजन और डी है भाषाई समानता। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर फिर इसका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका भौगोलिक तो समीप नहीं होगा, यानी 3 ऑप्शन है, धार्मिक, समान भोजन और भाषाई समानता। ये राइट आंसर है, बी सी डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना बी सी डी। अच्छा बताइए लद्दाख की बात हम करेंगे फ्रेंड, लद्दाख, ये जो है ना लद्दाख, याद करना, नोट करना। लद्दाख की बात करेंगे तो फ्रेंड इसकी राजधानी क्या है, लेह, याद रखना, इसकी राजधानी कहाँ है, लेह। देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखना। पहली बात तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी लेह है। और ये जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में ना हिमालय पर्वत के बीच में स्थित, याद रखना। उत्तर में आपकी जो है, नॉर्थ में आप देखेंगे, उत्तर में आप जो है काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में ये लद्दाख आपका स्थित है, याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना कि लद्दाख में प्रमुख धर्म, अच्छा बताइए, लद्दाख में ना प्रमुख धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म का तिब्बती रूप है, याद रखना जरूर, ठीक है ना। वहीं बात अगर हम भाषा की बात करें ना, ये धर्म वाला हो गया आपका। वहीं भाषा की अगर बात हम करेंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे हिंदी अंग्रेजी, और इससे जैसे हिंदी अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे, भोटी या बोधी कहा जाता है इन्हीं भाषाओं को वहाँ पे, ठीक ना। जानवर की बात करेंगे तो वहाँ पे हिम तेंदुआ भी वहाँ पे होता है, यानी कि लद्दाख की बात कर रहे हैं। चलिए समान भोजन की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, समान भोजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन यही है कि स्क्रू बोलते हैं ना, याद रखना, स्क्रू नोट करना, स्क्रू और थुकप्पा बोलते हैं, थुकपा बोलते हैं, थुकपा, याद रखना, स्क्रू और थुकपा। मतलब बात करें स्क्रू और थुकपा की तो गेहूं के आटे से बना होता है, ठीक है ना, ये समान भोजन है। पावा एक होता है जो सत्तू से बना होता है, और खमीर होता है, खमीर जो स्थानीय रोटी होता है, उसका नाम खमीर मतलब स्थानीय रोटी, तो याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा बी सी डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि, बताइए। ऑप्शन है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, अच्छा ठीक है। अगला क्या कहता है ऑप्शन कि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, अच्छा ठीक है।
तीसरा नंबर कहता है यह अश्वरुद्ध है, और चौथा कहता है यह महासागरोत्त है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, देखिए पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये तो बात सही है। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोपहर का जो सूर्य होता है ठीक सिर के आपके ऊपर होगा, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी बात करें जैसे, अच्छा यहाँ पे जो है आपका जो सिर के ऊपर डायरेक्ट जो पड़ता है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर जो होता है ना सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के, कहने का मतलब यही कहा जा रहा है कि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करेंगे क्यों होता है, तो अगर आप देखेंगे ना ये विषुवत रेखा है आपका, ठीक है ना, नीचे मकर है ऊपर कर्क रेखा, ठीक है। तो अगर विषुवत रेखा यही बात हो रहा है कि कर्क और नीचे विषुवत, ये ऊपर कर्क, ठीक है ना, और इधर मकर इधर विषुवत, याद रखना, ठीक है ना। फिर तो बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी जो अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में आप देखेंगे सिर के ठीक ऊपर होता है, ये तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा की बात अगर हम करेंगे, कर्क रेखा जो होता है ना भूमध्य रेखा के उत्तर में जो ना भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होता है, ठीक है ना, जो 23.5 अंश, याद रखना 23.5 अंश उत्तर में स्थित रहता है। वहीं मकर रेखा की बात करेंगे तो जो है ना वो आपके दक्षिण में 23.5 अंश रहता है ना, तो याद रखना। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ फ्रेंड, ये चीज़ों को याद रखना। अच्छा बताइए सबसे बड़ा दिन जो कर्क रेखा में होता है वो कब होता है? बताइए सबसे बड़ा दिन जो कर्क रेखा में होता है वो 21 जून को होता है, जो सूर्य आपके ठीक ऊपर रहता है, चमकता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, याद रखना 21 जून को, ठीक है ना, इसको याद रखना। अच्छा, मकर रेखा की बात कर लें हम फ्रेंड, मकर रेखा की बात अगर हम कर लें, मकर रेखा जो हो गया आपका ना, जो मकर रेखा है, देखिए एनालिसिस पेपर का कर रहे हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फ्रेंड मकर रेखा की बात करेंगे ना, दक्षिण में स्थित एक काल्पनिक रेखा भी है, मतलब कुल मिलाकर सब काल्पनिक रेखा मापा गया है। ये दक्षिण में स्थित काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये भी 23.5 अंश है, इसको मापा गया है। तो चलिए अच्छा ये बताइए कहाँ ये गुजरती है, पहला नंबर कहाँ गुजरती है, ये भी बात रखना मकर रेखा। और अच्छा कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, याद रखना फ्रेंड, कर्क रेखा जो आपके 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है, याद रखना वो चीज़ें, ठीक है ना। और मकर रेखा की बात करेंगे तो आपका जो मकर रेखा ना वो कई कंट्री जाते हैं, जैसे कह सकते हैं आप अफ्रीका हो गया आपका, नमीबिया हो गया, और एक दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया आपका, बोत्सवाना, और शायद मेडागास्कर। ये सब जो चीज़ें हैं आपके फ्रेंड्स सही बता रहे हैं, कंफर्म हो गया। तो ये सब जो है ना ये आपके जो है मकर रेखा में आएंगे कंट्रीज, ठीक है। चलिए मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता था। 22 दिसंबर को आपका जो होता है ना फ्रेंड, 22 दिसंबर को मकर रेखा का सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना, 22 दिसंबर को याद रखना। चलिए विंटर, अच्छा जो सबसे बड़ा दिन होता है मकर रेखा में 22 दिसंबर को, तो याद रखना फ्रेंड वो जो होता है आपका विंटर सोशलिस्ट या शीतकालीन संक्रांति भी कहा जाता है, याद रखना उसे विंटर सोशलिस्ट या शीतकालीन संक्रांति भी उसे कहा जाता है मकर रेखा में, ठीक है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को। और देखिए अगर हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है? मैंने बता रहा कि ये जो उष्णकटिबंध ना, ये जो उष्णकटिबंध है ना उसका मतलब क्या होता है? देखिए उष्णकटिबंध का मतलब होता है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ का मौसम गर्म और आर्द्र होता है उसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, याद रखना फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या लिखा, दादा भाई नौरोजी ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा ये तो गलत बता, वो तो मतलब थे ही ना, निरंतर थे वो हमेशा, और वह व्यवसायी, और कारण क्या था, वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। अच्छा ठीक है, ये भी बात सही है, ये तो बात सही है। तो इसका राइट अगर हम देखेंगे आंसर तो फ्रेंड 2 हो जाएगा, 2 नंबर, मतलब राइट आंसर 2 नंबर बताइए। देखिए ये तो गलत है, क्योंकि देखिए दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई, ठीक ना। तो बात करेंगे ए गलत होगा और आर सही हो जाएगा। बात करेंगे फ्रेंड दादा भाई नौरोजी की, थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में। देखिए जो दादा भाई नौरोजी थे हम ना, ये दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना वह एक महान राजनीतिज्ञ थे, याद रखना वो महान राजनीतिज्ञ थे, याद रखना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और सहयोगियों में से एक थे, ये भी बात याद रखना, ठीक है ना।
नारा, अच्छा इन्होंने नारा कोई दिया था, याद रखना नारा इन्होंने दिया था फ्रेंड्स। नारा क्या दिया था उन्होंने? स्वराज्य। उसका नाम नारा क्या नाम था? स्वराज्य, ठीक है ना। उस नारा का नाम था स्वराज्य, नारा था स्वराज्य, ठीक है ना। अच्छा, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना। इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है ना। अच्छा, इनको अपना राजनीतिक, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए इनका जो ना राजनीतिक गुरु कौन थे, तो अगर मैं कह सकता हूँ कि बाल गंगाधर जो तिलक थे इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बस याद रखना कि राजनीतिक गुरु जो थे बाल गंगाधर तिलक, इनको अपना मानते थे राजनीतिक गुरु, मतलब बाल गंगाधर